गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि Hey there. एक नया चैप्टर Subscribe to my channel and also press this bell icon. आज उसी में हम लोग और एक्स्ट्रा ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल मैंने आप लोगों को एनाल्जेसिक बताया, ट्रांक्विलाइजर्स बताया। उस एनाल्जेसिक में मैंने आपको नार्कोटिक्स, एंटी नार्कोटिक्स भी डिस्कस किया था। एंटीपायरेटिक्स मैंने बताया, एंटीसेप्टिक बताया, डिसइंफेक्टेंट बताया, दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताया, एंटीबायोटिक्स बताया। उसी तरीके से आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और भी डिफरेंट टाइप के ड्रग्स को पढ़ेंगे। आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, आज जो हम लोग न्यू टाइप का ड्रग पढ़ने जा रहे हैं वो है एंट एसिड। ये जो एंट एसिड लिखा हुआ है, इसमें एंड जो वर्ड है, एंट या एंटी का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट या अगेंस्ट में काम करने वाला। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे स्टमक में, पेट में एसिड के कंसंट्रेशन को खत्म करे या न्यूट्रलाइज करे, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंट एसिड कहते हैं। देखो, ये एंट है और ये एसिड है। एंट का मतलब मैंने क्या बताया, उल्टा, अपोजिट, अगेंस्ट में काम करने वाला। किसके उल्टा, अपोजिट, अगेंस्ट में काम करने वाला? एसिड के अपोजिट काम करने वाला, एसिड के अगेंस्ट में काम करने वाला। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे स्टमक में एसिड के कंसंट्रेशन के, एसिड के अमाउंट को, एसिड के बढ़े हुए मात्रा को खत्म करे, न्यूट्रलाइज कर दे, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंट एसिड कहते हैं। आइए इसी बात को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम लोग किसी शादी, पार्टी या फंक्शन में जाते हैं और वहां पर तीखा, मसालेदार, चटपटा खाना खा लेते हैं। तो उस खाने से, उस तीखे, मसालेदार, चटपटा खाना से क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ब्लड में पीएच का लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर या हमारे पेट में जलन होने लगता है और खट्टी ढकारें आना शुरू हो जाती है। मैं क्या बोला, फिर से सुनना, ध्यान से सुनो। जब हम लोग किसी शादी, पार्टी या फंक्शन में जाते हैं और जाके वहां पर तीखा, मसालेदार, चटपटा खाना खा लेते हैं, तो उस तीखे, मसालेदार, चटपटे खाने के कारण से हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ब्लड का पीएच लेवल घट जाता है। आपको पता ही होगा कि जब आप पीएच स्केल पढ़ रहे थे, तो पीएच स्केल में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है 0 से लेकर 7 तक में, वही ना एसिड के अमाउंट को, एसिड के कंसंट्रेशन को बताता है, पीएच का वैल्यू एसिड को बताता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि तीखे, मसालेदार, चटपटा खाना खाने के कारण से हमारे स्टमक में एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और पीएच का कंसंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में, पेट में जलन होने लगता है और खट्टी ढकारें आना शुरू हो जाती है, जिसे हम एसिडिटी का नाम देते हैं। तो इस एसिडिटी को, इस जलन को, इस पेट में बढ़े हुए एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस, जो ड्रग्स हम बाहर से लेते हैं, उसी केमिकल सब्सटेंस और उसी ड्रग्स को हम लोग एंट एसिड कहते हैं। कॉमनली रूप में, आमतौर पर जो हमारे घर में एंट एसिड के रूप में यूज होता है, वो होता है इनो, पुदीन हरा या डाइजीन का टैबलेट्स, जिससे हम अपने पेट के जलन को दूर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आप एक बात समझिए, इस बात को मैंने यहां लिखा भी है कि द कॉमनली यूज्ड एंट एसिड कंटेन्स, जो एसिडिटी को दूर करने के लिए जो आप इनो का पाउडर, पुदीन हरा का पाउडर या टैबलेट आप कंज्यूम करते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें मेनली बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपके पेट में एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, तो उस एसिड के कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। तो हमारे स्टमक में एसिड
और आप जो बाहर से इनो या पुदीन हरा का पाउडर बेस के रूप में ले रहे हैं, तो ये एसिड और बेस दोनों आपस में कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। वाटर और सॉल्ट जो है वो आपका यूरिन के फॉर्म में आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है एक बार जरा गौर करना, अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस, घटाएगा, न्यूट्रलाइज, नगण्य करेगा, शून्य करेगा, खत्म करेगा द एसिडिटी इन द स्टमक एंड रेज द पीएच टू सम एप्रोप्रिएट लेवल। तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे स्टमक में, जो हमारे पेट में एसिड के कंसंट्रेशन को खत्म करे, न्यूट्रलाइज करे, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटासिड कहते हैं, जिसका एग्जांपल है इनो, पुदीन हरा, जिंकटेट टैबलेट्स या डाइजीन टैबलेट्स। और इस लिए गए इनो, पुदीन हरा में बेसिकली कुछ और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं एंटासिड आपको समझ में। ओके स्टूडेंट्स, तो एंटासिड समझने के बाद अब हम नए टाइप के ड्रग की तरफ आ रहे हैं, दूसरे एग्जांपल में आ रहे हैं, दैट इज एंटीहिस्टामिन। अब आप एंटी का मतलब समझ गए होंगे। एंटी का मतलब ही होता है उल्टा, अपोजिट, अगेंस्ट में काम करने वाला, उसके विपरीत कार्य करने वाला, उसके अपोजिट में काम करने वाला। एंटीहिस्टामिन का दूसरा नाम है एंटी एलर्जी। मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस या एक ऐसा ड्रग्स, मैंने क्या बोला, एक ऐसा ड्रग्स या एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस को या हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ड्रग्स को हम लोग एंटी हिस्टामिन कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कहीं भी एंटी अगर लिखा हुआ है तो उसका जेन्युइनली सीधा सा मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, अगेंस्ट में काम करने वाला। तो आज हम लोग जो ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंस पढ़ रहे हैं उसके नाम में लिखा हुआ है एंटी हिस्टामिन, या उसका दूसरा नाम है एंटी एलर्जी, मतलब हिस्टामिन या एलर्जी के अपोजिट, विपरीत में काम करने वाला। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एलर्जिक प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या फिर हिस्टामिन को खत्म करने और न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, जो आपके बॉडी में एलर्जी होता है उस एलर्जी को खत्म करना या न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी कहते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट, हम लोग हिस्टामिन को समझते हैं और एलर्जी को समझते हैं, ये क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है। इस हिस्टामिन में आप देख सकते हैं कि हर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे, जितने भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर हाइड्रोकार्बन्स रखे हुए हैं। और इस हाइड्रोकार्बन के अलावा आप देख सकते हैं कि थर्ड एलिमेंट नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिस्टामिन क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी में एलर्जी को प्रोड्यूस करता है। मतलब जिसकी वजह से स्किन में दाने निकल आते हैं, स्किन में ईचिंग, खुजली होना शुरू हो जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, चेहरा सूज जाता है, या फिर लगातार छींक आने लगती है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी में एलर्जी को प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम हिस्टामिन कहते हैं। और सुनिए स्टूडेंट कि एलर्जी क्या होता है। तो एलर्जी का स्टूडेंट अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर बॉडी टूवर्ड्स एनी केमिकल सब्सटेंस। मैंने क्या बोला, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर बॉडी टूवर्ड्स एनी अदर केमिकल सब्सटेंस। मतलब हमारे बॉडी का किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाना, उसे ही हम एलर्जी कहते हैं। जैसे कुछ लोग को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को तेज धूप से एलर्जी होती है, कुछ लोग को खट्टा खाने से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को दही से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को आइसक्रीम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को मीठा से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फैब्रिक्स, कपड़ा पहनने से भी एलर्जी होती है, जिसके कारण से एक खास तरह कपड़ा पहनने से उनके स्किन पर
रैशेस वगैरह निकल जाते हैं, उनके स्किन पर दाने वगैरह निकल जाते हैं और इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी बाहरी सब्सटेंस का हमारे बॉडी के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो जाना है ना, वैसे ही सब्सटेंस को हम लोग एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी को प्रोड्यूस करने वाला नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हिस्टामिन कहते हैं। जैसे ही हम, अब मेरी बात को सुनना, जैसे ही हम किसी एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं, तेज धूप में निकल गए या धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आ गए, खट्टा खा लिए, तो जैसे ही हम एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो हिस्टामिन हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। वो हिस्टामिन जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वो हमारे ब्लड में HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है, जिसके कारण से हमारे ब्लड का पीएच अनबैलेंस होने लगता है। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, ये भी जेन्युइन क्वेश्चन है जीके जीएस का, दैट इज 6.8। ह्यूमन बीइंग का ब्लड का पीएच होता है स्टूडेंट 6.8। तो जैसे ही हिस्टामिन हमारे बॉडी में इंटर किया, वो क्या किया, ब्लड में जाकर HCl को सिक्रीट किया, HCl सिक्रीट हुआ, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण से पीएच घटना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमें डिफरेंट प्रॉब्लम होना लगता है। जैसे हम लोग को खुजली होना शुरू हो जाएगा, इचिंग होना शुरू हो जाएगा, लगातार छींक आना शुरू हो जाएगा, स्किन वगैरह पे रैशेज होने लगेंगे या फिर हमें कहीं जलन होने लगेगा, सूजन हो जाएगा। तो इस तरह के एलर्जी को या हिस्टामिन को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस को ही हम लोग एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी ड्रग्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एंटासिड और एंटी हिस्टामिन को समझने के बाद अब हम लोग थर्ड टाइप के ड्रग्स पे आ रहे हैं, दैट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी का तो मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उल्टा, अपोजिट, अगेंस्ट में काम करने वाला। अब आइए इस बात को थोड़ा मैं अपने अंदाज में, अपने तरीका से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। आजकल की यूथ का, यंग जनरेशन का एक कॉमन ट्रेंड चला आ रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का। इस रिलेशनशिप को कुछ लोग हेल्दी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस रिलेशनशिप में लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और फिर वह अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं। इस अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के कारण से फीमेल पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उस केस में सोसाइटी का डर उनके दिमाग में बैठ जाता है या फिर वो ऐसा एज नहीं रहता है कि जिसमें बेबी को, यंग वंस को बर्थ दिया जा सके। तो अपने बॉडी में होने वाले डिमेरिट से, डिसएडवांटेज से, डिजीज से बचने के लिए या सोसाइटी के ताने वगैरह से बचने के लिए लोग क्या करते हैं या फीमेल पार्टनर क्या करती हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस का यूज करती है। तो फीमेल के द्वारा केमिकल सब्सटेंस को यूज करना प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, फीमेल पार्टनर में प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। अब स्टूडेंट देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, अ केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है टू प्रिवेंट, बचने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे ही हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, माइफप्रिस्टोन, जिसको मार्केट में मालाडी के नाम से भी जाना जाता है, और मेलोजाइफिन, जिसको मार्केट में कॉमर्शियल नेम सहेली के नाम से भी जाना जाता है। तो मालाडी, सहेली, ये सब कुछ ऐसे पिल्स हैं, ये सब कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं, ये सब कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो फीमेल पार्टनर में प्रेगनेंसी को खत्म करता है। दैट इज फीमेल पार्टनर में प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहते हैं। जरूरी नहीं है कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग ओरली लिया जा सके, मतलब सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में ही लिया जाए। आप उस एंटी फर्टिलिटी ड्रग को टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यही मैंने यहां पर लिखा है, कैन बी टेकन ओरली और बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। अब सोसाइटी से बचने के लिए,
तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि इस एंटी फर्टिलिटी ड्रग का डिमेरिट्स क्या होता है, नुकसान क्या होता है। सबसे पहला नुकसान ये देखा गया है और बहुत ही बड़ा नुकसान है ये देखा गया है कि अगर फीमेल पार्टनर ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग को कंज्यूम करती है, खाती है, लेती है प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए, तो सबसे पहला प्रॉब्लम उनमें ये होता है कि पूरे लाइफ लॉन्ग, पूरे जीवन भर वो बांझपन का शिकार हो सकती हैं। पूरे लाइफ टाइम मतलब प्रोलॉन्ग अनफर्टाइल हो सकती हैं। मतलब अपने वो पूरे लाइफ टाइम में कभी मां नहीं बन पाएंगी, कभी बेबी या यंग वन को बर्थ नहीं दे पाएंगी, जिससे आगे चल के उन्हें समाज में, सोसाइटी में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए इस एंटी फर्टिलिटी ड्रग को कंज्यूम करने से बचना चाहिए। सेकेंड इसका डिमेरिट है डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फीमेल पार्टनर में 5 डेज का एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिसमें वो फीमेल पार्टनर 5 डेज तक लगातार ओव्यूलेशन करते रहती हैं, एग को प्रोड्यूस करते रहती हैं। यही एग जब आपका स्पर्म के साथ मीटिंग करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। खैर, मैं बायो की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं लिमिट रखूंगा, केमिस्ट्री तक ही रखूंगा। होता यह है कि अगर आप इस एंटी फर्टिलिटी ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 5 डेज का है वो 5 डेज ना होकर वो घटकर 3 डेज या 2 डेज का हो जाएगा। इसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारा पेन होने लगेगा या डिफरेंट टाइप का डिजीज होना शुरू हो जाएगा। ये भी इसका सेकेंड डिमेरिट है। और थर्ड डिमेरिट है इंक्रीज इन द वेट। जो फीमेल पार्टनर इस तरह का एंटी फर्टिलिटी ड्रग को कंज्यूम कर रही है प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए, उनका वेट जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग ना कंज्यूम करें। और सिर्फ एंटी फर्टिलिटी ड्रग ही क्यों, कोई भी ड्रग तब तक, कोई भी मेडिसिन या ड्रग तब तक कंज्यूम नहीं करना चाहिए जब तक आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता हो। क्योंकि लिया गया कोई भी ड्रग रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा ही, वो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन को कहीं ना कहीं अफेक्टेड करेगा। तो फाइनली स्टूडेंट, मैं लास्ट में समराइज कर देता हूं कि प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए, खत्म करने के लिए लिया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एंटासिड, एंटी हिस्टामिन और एंटी फर्टिलिटी ड्रग को समझने के बाद अब हम आ रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। कई बार अपने आसपास के सराउंडिंग में या फिर टीवी वगैरह में आपने सुना होगा शुगर फ्री है, शुगर फ्री है। तो वो जो शुगर फ्री होता है उसे ही हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब बात आया आर्टिफिशियल क्या है, ये तो मैंने आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा नेचर में नहीं मिलेगा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया केमिकल सब्सटेंस को हम लोग आर्टिफिशियल नाम देते हैं। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है? एक ऐसा, सबसे पहली बात कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का दूसरा नाम है शुगर फ्री। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट वाइज तो मीठा होगा, फिर से सुनना मेरी बात को, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट वाइज तो मीठा होगा, स्वीट होगा, लेकिन उसको लेने से हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, हमारे बॉडी में कैलोरी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट वाइज तो स्वीट होगा, लेकिन उनको लेने से हमारे बॉडी में, ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास सराउंडिंग में, रिलेशनशिप में, घर में, नेबर में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं। और डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटिक डिजीज होता कब है? जब उनके ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से इंक्रीज कर जाता है। तो फिजिशियन या कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट उन्हें स्वीट सब्सटेंस से, मीठा पदार्थ से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन उन्हें भी मीठा खाने का मन करता है। घर में दूसरे लोगों को देखकर या पार्टी फंक्शन में जाने के बाद उन्हें भी मीठा खाने का मन करता है। तो उनके लिए, उन जैसे पेशेंट के लिए हमारे मेडिकल साइंस ने भी एक केमिकल सब्सटेंस तैयार किया है। और उन लोगों ने एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस तैयार किया है कि जिसको खाने से मीठा तो लगेगा, लेकिन उनको खाने के बाद, वैसे सब्सटेंस को खाने के बाद आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। मतलब फीलिंग भी आपको मीठापन का आ जाएगा और ब्लड के अंदर में शुगर लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा, कैलोरी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट वाइज मीठा हो
और उनके लेने से ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज ना हो या बॉडी में कैलोरी इंक्रीज ना हो। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। ये नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब इनमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इनका कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू, एनर्जी वैल्यू, इनको लेने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर हो जाएगा। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से हैं? एस्पार्टेम, एलिटेन, सुक्रोलोज, मैंने सुक्रोज नहीं लिखा है, मैंने सुक्रोलोज लिखा है, सुक्रोलोज और सैकरीन। और अगर देखा जाए स्टूडेंट तो एस्पार्टेम जो है वो 100 गुना ज्यादा मीठा होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। चीनी के तुलना में ये एस्पार्टेम 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। एलिटेन ये 2000 टाइम ज्यादा मीठा होता है चीनी से, सुक्रोज से। सुक्रोलोज ये 600 टाइम ज्यादा मीठा होता है चीनी से। सैकरीन ये 550 टाइम ज्यादा मीठा होता है सुक्रोज से, चीनी से। जो हम लोग तो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो हम लोग तो चीनी खाते ही हैं, तो चीनी जितना मीठा लगता है उससे भी ज्यादा मीठा सब्सटेंस ये सब है। लेकिन ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो मीठा तो लगेंगे, जो स्वीट तो लगेंगे, लेकिन इनके लेने से हमारे बॉडी में या ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा इसके बारे में स्टूडेंट आप ये बात दिमाग में रख लो कि ये जो एस्पार्टेम है इसका लेने से नुकसान भी है, ये लिवर को डैमेज करता है, इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं लेना चाहिए। एस्पार्टेम का डिमेरिट देखा गया है कि ये लिवर को डैमेज करता है, और साथ ही साथ इसको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड फूड में यूज कर सकते हैं, हॉट फूड में इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्टिफिशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने एंटासिड पढ़ा, एंटी हिस्टामिन पढ़ा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग पढ़ा, आर्टिफिशियल स्वीटनर पढ़ा, और अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं फूड प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्व करने का मतलब तो आप जानते ही होंगे, बचा के रखना है। अच्छा, मैं टॉपिक पर डायरेक्ट नहीं आता हूं, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डे टू डे लाइफ का बात करता हूं। कभी आपने मम्मी को, दीदी को या दादी को या नानी को अचार बनाते हुए कभी देखा अपने घर में? अचार बनाते समय वो क्या करती है? उस मैंगो जो कटा हुआ पीस होता है उसका, आम का जो कटा हुआ टुकड़ा होता है, उसमें वो नमक मिलाती है, तेल मिलाती है। क्यों? ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह उस पर एक्ट नहीं करे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब नहीं करे, और अचार सालों साल तक या कुछ महीनों तक उसे प्रिजर्व करके बचा के रखा जा सकता है, टेस्ट बरकरार उसका रखा जा सकता है। कई सारे होटल में और रेस्टोरेंट में भी स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो मार्केट से नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे फिश, मीट वगैरह वो लोग खरीद के लाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस कटे हुए मीट के टुकड़े में या फिश में वो नमक वगैरह मिला के उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, और जब कोई कस्टमर उनसे मांगता है तो फिर उसे वो तेल वगैरह में कुक करके, अच्छे से कुक करके, और तब सर्व करते हैं। तो खाने वाले को उसका टेस्ट जैसा ओरिजिनल में था वैसा ही लगता है। तो उस तरीके से नमक वगैरह मिला के, तेल वगैरह मसाला मिला के उसे प्रिजर्व किया गया। उसी तरीके से स्टूडेंट होता क्या है कि आप ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल देख रहे हैं, सोडियम बेंजोएट, इसकी मदद से आप फ्रूट्स वगैरह को, फ्रूट्स जो मार्केट में, जैसे आपका अभी सीजनल फ्रूट के बारे में बात करूं तो मैंगोज वगैरह देखने को मिलेगा, लीची वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग जब मार्केट से मैंगो, लीची खरीद के लाते हैं तो एक दिन के बाद वो काला पड़ जाता है, वो खराब दिखने लगता है, उसका लुक वगैरह खराब हो जाता है। लेकिन वही जब जो फूड वेंडर्स हैं, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, जो फल वगैरह जो बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसी लीची को, उसी मैंगो को वो कई दिनों तक प्रिजर्व करके रखते हैं। तो कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, कैसे बचा के रखते हैं? बाय द यूज ऑफ ए केमिकल नोन एज द सोडियम बेंजोएट। जैम, जेलीज, मैंगो चटनी को भी बचा के प्रिजर्व करके रखा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड। मैंने अभी आपको बताया कि मम्मी, दादी, नानी लोग क्या करती हैं, नमक या तेल मिला के जो है अचार वगैरह को प्रिजर्व करके रखती हैं। तो किसी केमिकल सब्सटेंस की मदद से, वो कुछ भी हो सकता है, वो सोडियम बेंजोएट, टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल, पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, कुछ भी हो सकता है। किसी केमिकल सब्सटेंस की मदद से खाने को, एडिबल फूड्स को लंबे समय तक बचा के रखना ताकि उसका टेस्ट और गुणवत्ता बरकरार रहे। तो वैसे यूज किए गए केमिकल सब्सटेंस को हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव कहते होंगे, प्रिजर्वेटिव कहते हैं।
आपने देखा है स्टूडेंट कि जब कोई अनकुक्ड फूड होता है, अच्छे से पकाया हुआ फूड नहीं होता है, जिसमें मॉइस्चर रह जाता है, या अच्छे से स्टोर किया गया फूड, जो अच्छे से स्टोर किया गया फूड नहीं है, या अच्छे से कुक्ड फूड नहीं है, तो उन सब फूड में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटैक कर देते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उस फूड पर अटैक करते हैं तो वो जो आपका फूड है वो फूड आपका स्पॉइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड के ऊपर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं। आप इस बात को ऐसे समझो, आप खुले में ब्रेड को रख के देखो, ब्रेड काला जैसा, ब्रेड के ऊपर एक फंगस का लेयर हो जाता है, फंगस का लेयर जम जाता है, ब्रेड आपको ब्रेड के ऊपर काला काला लेयर दिखने लगता है। बटर को आप ओपन एयर में ऐसे ही खुले में रख के देखो तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। उसी तरीके से किसी भी जो आपका इडिबल फूड्स है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखने के लिए यूज किया गया केमिकल सब्सटेंस, ताकि उसका टेस्ट और गुणवत्ता दोनों बरकरार रहे, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। और कॉमन एग्जांपल है फूड प्रिजर्वेटिव का सोडियम बेंजोएट, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह को प्रिजर्व करते हैं। टेबल सॉल्ट और वेजिटेबल ऑयल, जिसकी मदद से हम लोग फिश, मीट, चिकन और हम लोग पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं। हम पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसकी मदद से हम लोग लेमन स्क्वैश आपने मार्केट में खरीदा होगा, लेमन स्क्वैश या मैंगो चटनी को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये था आपका फूड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अपने चैप्टर के बिल्कुल एंडिंग पोर्शन पे आ गए हैं और हम लोग अब देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप। सर्फ या डिटर्जेंट सोप से बढ़िया क्यों होता है, इस बात को हम लोग समझना है। सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में स्टूडेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, काफी कुछ आपने वहां पढ़ लिया है, और रिमेनिंग पोर्शन हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में भी थोड़ा इसका मैकेनिज्म वगैरह पढ़ लेंगे। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, टाइम को ध्यान में रखते हुए या आगे चैप्टर्स को दिमाग में रखते हुए मैं हल्का फुल्का हिंट करता हूं, आप इस बात को समझना। कभी आप लोगों ने छोटे क्लास में ये बात तो पढ़ा ही होगा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया कि एसिड लिया, आप देख सकते हैं मैंने इस सब्सटेंस को एसिड क्यों बोला, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये जो सब्सटेंस या इसके नीचे वाले एग्जांपल को आप देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको इसमें भी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, और इसका मतलब ये भी लिया गया सब्सटेंस जो है ये भी आपका एसिड है। सिंस इन दोनों एसिड में हाइड्रोकार्बन मौजूद है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक एसिड है। मैं पहला केस में क्या किया हूं, ऑर्गेनिक एसिड का रिएक्शन करवाया हूं एक बेस के साथ जिसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या कॉस्टिक सोडा भी इसे हम लोग कहते हैं। तो जब एसिड और बेस का हमने रिएक्शन करवाया तो आप देख सकते हो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस सॉल्ट में आपको मेटल क्या दिख रहा है, सोडियम, या नीचे वाले में देखो स्टूडेंट आपको मेटल क्या दिख रहा है, पोटासियम। तो सोडियम या पोटासियम कह सकते हैं, और ये है क्या, सॉल्ट है। क्यों सॉल्ट बोला, क्योंकि ये एसिड और बेस के रिएक्शन से बोला, ये बना हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट, सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट। अच्छा, आप इसमें देखो जो हाइड्रोकार्बन का आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर बहुत ज्यादा है। कार्बन का नंबर 17 है, हाइड्रोजन का नंबर 35 है। नीचे वाले में देखो कार्बन का नंबर 17 है और हाइड्रोजन का नंबर 33 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग चेन है, कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा तो लॉन्ग चेन हो गया, लॉन्ग चेन है। और अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड 12 कार्बन या 12 कार्बन से ज्यादा है तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने फैटी एसिड लिया, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर मोर देन 12 प्रेजेंट है, तो ये फैटी एसिड है। और फैटी एसिड के मिलने से ही ये सॉल्ट बना हुआ है। तो सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट, सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट दैट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, मैं फिर से बोल रहा हूं, सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट दैट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। लॉन्ग चेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर बहुत ज्यादा है। तो सोडियम और पोटासियम का सॉल्ट दैट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड आर नोन एज द सोप। और अगर आप सोप पे देख रहे होंगे तो एक पे मैंने पॉजिटिव आयन दिखाया है,
एक पे मैंने नेगेटिव आयन दिखाया है। तो ये जो आपका स्टूडेंट जो पोर्शन है, ये जो आपका जिसमें पॉजिटिव आया हुआ है ये पोलर है, और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये नॉन पोलर है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है ये पोलर है, और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये नॉन पोलर है। खैर मैं उधर मैकेनिज्म में डिटेल से नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं कि सोडियम या पोटासियम का सॉल्ट दैट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड आर नोन एज द सोप। सोप को समझने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या है, डिटर्जेंट क्यों बढ़िया है सोप के तुलना में। देखो पहला बात तो यही लिखा गया है कि डिटर्जेंट को आप हार्ड वाटर में, खारा पानी में यूज कर सकते हैं। अब हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा हो। जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो वो वाटर आपको खारा लगने लगेगा, वो हार्ड वाटर हो जाएगा। तो आप डिटर्जेंट को हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सोप को हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हैं। उसमें झाग नहीं बनेगा, लेदर का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें हार्ड वाटर में कब जब आप सोप यूज करोगे तब, इसीलिए डिटर्जेंट यहां पर बढ़िया है। पॉइंट नंबर 2, डिटर्जेंट को एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3, डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन कपड़े को या ऑयल ग्रीस को, कपड़े पर से ऑयल ग्रीस को हटाने का काम जो है डिटर्जेंट का बढ़िया है। डिटर्जेंट की मदद से अगर आप ऑयल ग्रीस को हटाओगे तो उसमें आपको टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा, ह्यूमन एफर्ट कम लगेगा। तो डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन कपड़े को साफ करने की जो कार्य है वो सोप से बढ़िया है। डिटर्जेंट को एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट है, डिटर्जेंट को आप हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है डिटर्जेंट का। बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल में हम लोग लास्ट पोर्शन पे आ गए स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सोप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए आपको इतना तो मालूम है कि सोप्स हो या डिटर्जेंट हो वो सॉल्ट है, और सॉल्ट कब बनता है, जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर सॉल्ट बनाने के लिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अगर सॉल्ट बनाने के लिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका सोप कहलाएगा। और अगर सॉल्ट बनाने के लिए आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया तो वो जो आपका कंपाउंड बनेगा, क्लींजिंग जो आपका बनेगा, एजेंट बनेगा, वो डिटर्जेंट होगा। देखो सोप से भी कपड़े साफ होते हैं, डिटर्जेंट से भी कपड़े साफ होते हैं। सोप और डिटर्जेंट दोनों क्लींजिंग एजेंट है, लेकिन अगर उस क्लींजिंग एजेंट जो सॉल्ट है उसको बनाने के लिए आपने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया तो वैसा क्लींजिंग एजेंट को हम लोग सोप कहेंगे। लेकिन अगर आपने उस क्लींजिंग एजेंट को बनाने के लिए आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया तो ऐसे क्लींजिंग एजेंट को हम लोग डिटर्जेंट कहेंगे। सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कहने का मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं और कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते। लेकिन डिटर्जेंट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हैं और ये एटमोस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, सोप का वीक क्लींजिंग एक्शन है, लेकिन डिटर्जेंट का स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन है। मतलब सोप के तुलना में डिटर्जेंट से कपड़ा जल्दी साफ किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, सोप जो है वो हार्ड वाटर में लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में मोर इफेक्टिव होता है। और हार्ड वाटर के बारे में मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया कि जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी आपका कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट कुछ इंफॉर्मेशन मैं पहले आपको दे देता हूँ। पॉलीमर्स खत्म, बायोमॉलिक्यूल्स खत्म, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ खत्म। अब इसके बाद मैं इनऑर्गेनिक पोर्शन पे आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जो कोरोना का लेकर जो अभी प्रभाव चल रहा है, ये बीमारी, ये डिजीज बहुत जल्दी खत्म हो और हम और आप बिल्कुल फिर से उसी उमंग के साथ क्लास में वापस मिले। और क्लासरूम में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को बताया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो स्टूडेंट मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, आप समझ भी रहे होंगे कि मैं ऑर्गेनिक अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं इसीलिए अभी ऑर्गेनिक को ड्रॉप कर रहा हूं और इनऑर्गेनिक को स्टार्ट करूंगा कल से, जो रेगुलर वीडियो आपका आएगा इनऑर्गेनिक पर।
तो आप उसी तरीके से क्वेश्चंस को नोट्स को अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को जो डाउट रहेगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाने का कोशिश ना करें, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का कोशिश ना करें। जितना रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, मैं उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज आपको पता ही है कि 8 बजे से रात में 8 PM में आप लोग का टेस्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। 20 क्वेश्चंस का रहता है, आपको 15 मिनट्स में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है और रिजल्ट तुरंत आपको विदिन सेकंड में आपके सामने, जैसे ही आप ओके करोगे आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी उस क्वेश्चन में, टेस्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए टेस्ट के लिए सभी को ऑल दी बेस्ट। टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे कितना भी कम नंबर क्यों ना आ जाए, टेस्ट आप देते रहना, अपने आप को प्रिपेयर करो। ये समय है घर में बैठकर खूब लगन से, खूब जोश के साथ पढ़ना। नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में मत आने दो। कभी ये सोचो ही नहीं कि हम अब नहीं पढ़ पाएंगे, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास ये जो समय है, इस समय को आप यूटिलाइज कीजिए अपने पढ़ाई के लिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्टडी कर दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इकोनॉमिक, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे पढ़ो, लेकिन केमिस्ट्री रिलेटेड कोई डाउट है आप मोस्ट वेलकम है हमसे पूछने के लिए। तो आज के स्टूडेंट टिल देन